नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के दीवानों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक्ष और स्वागत है आपका अंतरिक्ष ज्ञान की उस दुनिया में जहां आज की ये रात कोई साधारण रात नहीं है। क्योंकि जिन कहानियों को मैं यहां सुनाता हूं वो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, वो धीरे धीरे दिमाग में उतरती हैं, सोच को बदलती हैं और कई बार इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हम इस दुनिया में उतने सुरक्षित हैं जितना हम मानते आए हैं। आज की कहानी भी वैसी ही है। ये कहानी न तो अचानक डराने आएगी, न ही शुरू से ही आपको चीखों और सायों से घेर लेगी। ये कहानी बहुत धीरे चलेगी, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरी सड़क पर चलते हुए अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बिना ये जाने कि वजह क्या है। आप ये महसूस करेंगे कि सब कुछ सामान्य है, फिर भी भीतर कहीं कुछ गलत सा लग रहा है। और यही वो एहसास है जहां से असली डर जन्म लेता है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए जो कर रहे हैं उसे रोक दें। मोबाइल को पूरा स्क्रीन पर कर लें, आसपास की आवाजों को नजरअंदाज करें और अपने आसपास एक बार ध्यान से देख लें। कमरे की दीवारें, छत, खिड़की, दरवाजा, सब कुछ। क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो ऐसी कहानी है जिसे बीच में छोड़ना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ये कोई सीधी कहानी नहीं है जहां हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए। यहां बहुत सी बातें जानबूझकर अधूरी छोड़ी जाएंगी, बहुत सी घटनाएं आपको भ्रमित करेंगी और कई जगह आप खुद से कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही वो जाल है जिसमें फंसकर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। इस कहानी का सच आखिरी हिस्से में छुपा है और उस सच तक वही पहुंच पाता है जो पूरी हिम्मत के साथ अंत तक सुनता है। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, इस वीडियो को बीच में मत काटिए, मत स्किप करिए, मत सोचिए कि बाद में देख लेंगे। क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो दिमाग के किसी कोने में अधूरी रह जाती हैं और अधूरी चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। इस कहानी में जो बातें शुरू में मामूली लगेंगी वही बातें आगे चलकर सबसे ज्यादा डरावनी बनेंगी। कुछ घटनाएं जो पहले सिर्फ संयोग लगेंगी, वही घटनाएं बाद में ये सवाल उठाएंगी कि क्या ये सब पहले से तय था। और अगर आपने इसे आधे में छोड़ दिया तो हो सकता है आप वही गलती दोहरा दें जो इस कहानी के किरदारों ने की थी। और यही गलती उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां से लौटना आसान नहीं था। अंतरिक्ष ज्ञान पर हम डर को सिर्फ दिखाते नहीं हैं, हम डर की परतें खोलते हैं। यहाँ की कहानियां सिर्फ भूत प्रेत या अंधेरी रातों के बारे में नहीं होती, बल्कि उन पलों के बारे में होती हैं जब इंसान का तर्क जवाब दे देता है और उसे ये मानना पड़ता है कि हर चीज का जवाब विज्ञान या तर्क के पास नहीं होता। कई बार सच्चाई बहुत साधारण होती है लेकिन उसका असर बेहद खतरनाक। कई बार खतरा सामने नहीं होता बल्कि हमारे चारों तरफ चुपचाप मौजूद रहता है, बस सही पल का इंतजार करता हुआ। और जब वो पल आता है तब इंसान के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए नहीं कि आपको कोई नोटिफिकेशन मिले, बल्कि इसलिए कि यहाँ हर कहानी एक चेतावनी होती है, एक ऐसा अनुभव जो आपको ये सिखाता है कि किन हालात में क्या नहीं करना चाहिए, किन रास्तों पर रुकना नहीं चाहिए और किन आवाजों को सुनकर भी अनसुना कर देना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डर अक्सर उन्हीं रास्तों पर मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हैं। इस कहानी को सुनते हुए आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत वास्तविक है, क्योंकि ये कहानी कल्पना से ज्यादा अनुभव के करीब है। इसमें कोई चमक दमक नहीं है, कोई जबरदस्ती का डर नहीं है। यहां डर धीरे धीरे बढ़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे में आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको यह एहसास होगा कि असली खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। कभी कभी वो पीछे चलता है, कभी बगल में और कभी बिल्कुल पास।
इतना पास कि उसकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। मैं फिर से दोहराता हूं, इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो बात बीच में समझ नहीं आएगी वही आखिर में सबसे ज्यादा मायने रखेगी। जो सवाल अभी आपके दिमाग में उठ रहे हैं उनके जवाब अभी नहीं मिलेंगे, और जो जवाब आखिर में मिलेंगे वो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन वो सच होंगे। अब खुद से एक वादा कर लीजिए कि चाहे डर लगे, चाहे बेचैनी हो, चाहे लगे कि अब आगे नहीं सुनना चाहिए, आप इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो याद दिलाने आती हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो दिखती नहीं, लेकिन इंतजार जरूर करती हैं। अब कहानी शुरू होने वाली है, और यहीं से वो सफर शुरू होता है जिसके बाद आप रात की सड़कों को, अकेलेपन को और खामोशी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र है, और आज जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं वो कोई कल्पना नहीं है, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे याद करते ही आज भी मेरी सांसें अपने आप भारी हो जाती हैं। कई बार रात को नींद खुल जाती है, पसीने से पूरा शरीर भीगा होता है, और दिल इतनी तेज धड़क रहा होता है जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैं खुद से बार बार यही सवाल पूछता हूं कि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने झेला, क्या वो सच था, या फिर मेरे दिमाग ने डर के मारे कोई खौफनाक खेल खेल लिया था। लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो वो तस्वीरें आज भी उतनी ही साफ दिखाई देती हैं जितनी उस रात दिखाई दी थी। और यही वजह है कि मैं जानता हूं वो सब सच था, बहुत ज्यादा सच। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूं। उम्र उस वक्त करीब 40 के आसपास थी, लेकिन जिंदगी ने जिस तरह से मुझे तोड़ा मरोड़ा था, उससे मैं खुद को उससे कहीं ज्यादा बूढ़ा महसूस करने लगा था। सड़कों पर बिताई हुई रातें, लगातार सफर, अकेलापन, इंजन की आवाज, और कभी कभी मौत को बहुत पास से छू कर निकल जाना, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मेरे साथ काम करता था सूरज, उम्र में मुझसे छोटा लेकिन दिल का बहुत साफ। वो मुझे भैया कहकर बुलाता था, और सच कहूं तो कई बार मुझे लगता था कि अगर इस दुनिया में कोई है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं तो वही था। लंबा सफर हो, भूख हो, नींद हो या डर, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। शायद हमें नहीं पता था कि यही साथ एक दिन हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। वो सफर भी किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। माल लोड था, कागज पूरे थे, ट्रक बिल्कुल ठीक हालत में था, और दिमाग में बस यही चल रहा था कि समय पर डिलीवरी करनी है। मौसम थोड़ा अजीब था, न पूरी तरह ठंड न गर्मी। आसमान साफ था लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश का मौसम जाने के बाद भी कुछ बचा रह गया हो। हम दोनों ने हंसते बोलते रास्ता तय करना शुरू किया। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे, और सूरज बीच बीच में अपनी बेसुरी आवाज में गुनगुनाने लगता था। मुझे आज भी याद है, मैंने उससे मजाक में कहा था, अगर भूत भी सुन ले तो डर के मारे भाग जाए। वो हंस दिया था, लेकिन शायद किस्मत को वही बात पसंद नहीं आई। जैसे जैसे रात गहराती गई, रास्ता सुनसान होता चला गया। हाईवे तो वही था, लेकिन गाड़ियों की आवाज कम हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा, बस ट्रक की हेडलाइट्स और आगे जाती सड़क की एक सीधी लकीर। उस वक्त मुझे पहली बार अजीब सा एहसास हुआ। कोई आवाज नहीं थी, कोई हरकत नहीं, फिर भी मन बेचैन होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा, कुछ नहीं। सामने देखा, कुछ नहीं। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। सूरज ने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया, आपको भी कुछ अजीब लग रहा है क्या? मैंने बात टालते हुए कहा, थकान है, कुछ नहीं। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, इंजन की आवाज बढ़ी,
लेकिन गाड़ी वैसी नहीं चल रही थी जैसी चलनी चाहिए थी। सूरज घबरा गया। उसने पूछा, भैया, गाड़ी को क्या हुआ? मैंने कहा, पता नहीं, शायद रोड खराब है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि बात सिर्फ रोड की नहीं है, क्योंकि सड़क बिल्कुल साफ थी। तभी अचानक, बिल्कुल अचानक, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी। न वो जानवर की थी, न इंसान की। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो और रोते रोते हंसने लगा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, भैया, ये आवाज आपने सुनी? मैं झूठ नहीं बोल पाया। मैंने बस सिर हिला दिया। ट्रक अब लगभग रेंगने लगा था। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे आगे जाकर कहीं गुम हो रही थी। और तभी सड़क के बीचों बीच कुछ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कोई जानवर होगा, फिर सोचा शायद कोई आदमी मदद मांग रहा हो। लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, मेरी सांस रुकती चली गई। वो किसी इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, बिना सांस लिए। सूरज की आवाज कांपने लगी, भैया, रोकिए मत, प्लीज। मैंने ब्रेक नहीं मारा, लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया, बिल्कुल वहीं, उसके सामने। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं रहा, ये अब जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता बन चुका था। मैं आज भी उस पल को याद करता हूं तो मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं, क्योंकि वो पहली बार था जब मुझे यकीन हुआ कि कुछ चीजें इंसान की मर्जी से नहीं चलती। ट्रक रुक चुका था, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं मारा था। इंजन चालू था, डैशबोर्ड की सारी लाइटें जल रही थीं, हवा का शोर था, लेकिन गाड़ी जैसे जमीन में धंस गई हो। मैंने गियर बदला, क्लच दबाया, एक्सीलरेटर पूरा मरोड़ा, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क ने हमें आगे जाने से मना कर दिया हो। सूरज ने मेरी बांह इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि बाद में उसके नाखूनों के निशान नीले पड़ गए थे। उसकी आवाज फुसफुसाहट में निकली, भैया, कुछ ठीक नहीं है, प्लीज बाहर मत उतरना। और अजीब बात यह थी कि मैं बाहर उतरना चाहता भी नहीं था, क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट बैठ चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे हर इरादे को पहले ही पढ़ लेती हो। हेडलाइट्स के सामने जो आकृति खड़ी थी, अब वो और साफ दिखने लगी थी। पहले मुझे लगा था कि शायद कोई औरत है, कोई मदद मांगने आई होगी, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें उसकी आदत डालने लगीं, मुझे एहसास हुआ कि उसका शरीर सही नहीं था। उसके कंधे एक दूसरे के बराबर नहीं थे, गर्दन जरूरत से ज्यादा लंबी लग रही थी, और सिर ऐसे झुका हुआ था जैसे रीढ़ उसे संभाल नहीं पा रही हो। उसके कपड़े किसी रंग के नहीं थे, बस एक बेजान सा कपड़ा जो उस पर लटक रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरे मुंह से निकलती सांस मुझे खुद दिखने लगी। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो शीशे के किनारों पर नमी जमने लगी थी, जैसे बाहर कोई बर्फीली चीज खड़ी हो। सूरज ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मेरे गांव में एक बात कहते हैं। मैंने बिना नजर हटाए पूछा, क्या? उसने निगलते हुए कहा, अगर रात में सड़क पर कोई बिना आवाज के खड़ा मिले और गाड़ी अपने आप रुक जाए, तो समझ लेना कि वो मदद नहीं मांग रहा, वो तुम्हें रोक रहा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो आकृति हिल गई, बहुत धीरे, बहुत अजीब तरीके से। ऐसा नहीं कि उसने कदम बढ़ाया हो, बल्कि जैसे जमीन उसके नीचे सरक रही हो। और तभी उसने अपना सिर उठाया। उस पल जो मैंने देखा, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वहां आंखें थीं, लेकिन आंखों जैसी नहीं, न पुतली न सफेदी, बस गहरा काला, ऐसा काला जिसमें हेडलाइट की रोशनी भी खो जाती थी। और जब उसने मुंह खोला
तो आवाज बाहर नहीं आई। आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, रुको। एक ही शब्द, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सोच को जकड़ लिया हो। मेरे हाथ सुन्न हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सूरज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुदबुदाने लगा। शायद कोई प्रार्थना, शायद कुछ भी जो उसे जिंदा रख सके। मैंने फिर से गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन लीवर जैसे पत्थर का हो गया था। और तभी वो हमारे और करीब आ गई। अब वो ट्रक से बस कुछ ही कदम दूर थी। मैंने देखा उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो तैर नहीं रही थी, वो सरक रही थी, जैसे किसी अदृश्य रास्ते पर चल रही हो। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून काले और मुड़े हुए। और फिर उसने शीशे पर उंगली रखी। ठक ठक ठक। हर ठक के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी छाती के अंदर कुछ टूट रहा हो। सूरज रोने लगा, बिना आवाज के, जैसे आवाज भी डर गई हो। और उसी पल मैंने उसकी आंखों में झांक लिया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस नजर के साथ मुझे चीजें दिखने लगीं। लंबी लंबी सड़कों पर चलते ट्रक जिनमें कोई ड्राइवर नहीं था, ढाबों के सामने खड़ी गाड़ियां जिनके अंदर सिर्फ कपड़े और जूते बचे थे, और लोग जो गाड़ी से उतरते थे और अंधेरे में खुल जाते थे। मैंने झटके से आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं। और उसी पल ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा, जैसे किसी ने पकड़ ढीली कर दी हो। मैंने गियर डाला, एक्सीलेटर पूरा दबाया और ट्रक उछलते हुए आगे बढ़ गया। मैंने पीछे देखा, वो आकृति सड़क के बीच खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंधली सी परछाइयां थीं, अधूरी आकृतियां, जैसे किसी ने उन्हें आधा बनाकर छोड़ दिया हो। और फिर सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। सड़क फिर सड़क बन गई, हवा फिर हवा हो गई, लेकिन हमारे अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैंने पीछे नहीं देखा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था हमने पहला नियम तोड़ दिया था और अब कीमत वसूलनी तय थी। हम उस रात बहुत देर तक बिना कुछ बोले चलते रहे। ट्रक की आवाज अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे इंजन के भीतर कोई और भी सांस ले रहा हो। सड़क सीधी थी, लेकिन मेरे दिमाग के भीतर सब कुछ उलझ चुका था। सूरज सामने की सीट पर बैठा था, दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़े हुए, सिर झुकाए। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। और शायद यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि सूरज चुप रहने वालों में से नहीं था। वो हर हाल में कुछ न कुछ बोल देता था, मजाक करता था, सवाल पूछता था, लेकिन अब उसकी खामोशी बहुत भारी लग रही थी। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की, सोचा शायद आवाज से माहौल हल्का हो जाए, लेकिन रेडियो में सिर्फ सरसराहट थी। कोई चैनल नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे उस रास्ते पर आवाजों का भी प्रवेश बंद कर दिया गया हो। कुछ किलोमीटर आगे जाकर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं रास्ता पहचान नहीं पा रहा हूं। ये वही हाईवे था, वही मोड़, वही पत्थर, लेकिन फिर भी सब कुछ थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने उसी सड़क की नकल बना दी हो, लेकिन पूरी तरह सही नहीं। मैंने मन ही मन खुद को समझाया कि यह डर का असर है, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी सूरज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, क्या आपको भी लग रहा है कि हम गोल गोल चल रहे हैं? मेरे दिल ने एक अजीब सी छलांग लगाई। मैंने मीटर देखा, दूरी बढ़ रही थी, समय भी आगे जा रहा था, लेकिन बाहर का दृश्य बदल ही नहीं रहा था। वही पेड़, वही टूटा हुआ माइलस्टोन, वही जली हुई झाड़ी। हम उसे पहले भी पार कर चुके थे। मैंने गाड़ी रोकी। पहली बार उस रात मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। इंजन बंद करते ही सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपनी धड़कन साफ सुनाई देने लगी। हम यहां पहले भी आ चुके हैं, सूरज ने कहा। उसकी आवाज अब डर से भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी थकान भी थी, जैसे वो पहले ही बहुत कुछ देख चुका हो। मैंने उतरने की हिम्मत नहीं की। खिड़की से बाहर देखा,
हवा नहीं चल रही थी, पत्ते स्थिर थे, यहां तक कि कीड़े मकोड़े की आवाज भी नहीं थी। और तभी मुझे कुछ और दिखा। सड़क के किनारे मिट्टी पर पैरों के निशान, बहुत सारे, नंगे पैरों के। लेकिन वो निशान आगे की तरफ नहीं जा रहे थे, वो उल्टे थे, जैसे कोई पीछे की तरफ चलता हुआ आया हो। मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, ये निशान। सूरज ने देखा और अचानक पीछे सरक गया, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। भैया, ये यही नहीं थे? जब हम पिछली बार निकले थे तब नहीं थे? उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि उसी पल ट्रक के पीछे से कुछ टकराने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ, जैसे किसी ने हाथ से बॉडी पर थपकी दी हो। एक बार, फिर दूसरी बार, टप टप। मैंने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ये जानने के बावजूद मेरा शरीर अकड़ गया। और तभी सूरज ने धीरे धीरे कहा, भैया, वो फिर आ गए हैं, मुझे महसूस हो रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ट्रक के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी ठंड कि मेरे दांत बजने लगे। शीशों पर फिर से नमी जमने लगी और उस नमी के बीच उंगलियों के निशान उभरने लगे, बाहर से नहीं, अंदर की तरफ, जैसे कोई ट्रक के भीतर से शीशे को छू रहा हो। मैंने सांस रोकी। सूरज की सांसें अचानक बहुत धीमी हो गईं। सूरज, मैंने उसे हिलाया। कोई जवाब नहीं। उसका सिर मेरी तरफ झुका हुआ था, आंखें खुली थीं। जिसके साथ मैं हंसा था, रास्तों पर चाय पी थी और रातों में जागकर सफर काटा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो किसी जिंदा इंसान की आंखों में होती है। वहां एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे कोई अंदर बैठकर बाहर की दुनिया को सीख रहा हो। मैंने बहुत हिम्मत करके कहा, सूरज, अगर तू मजाक कर रहा है तो अब बंद कर दे। लेकिन मेरे शब्द ट्रक की दीवारों से टकराकर वहीं गिर गए, उस तक पहुंचे ही नहीं। उसने गर्दन को थोड़ा सा मोड़ा, ऐसे जैसे गर्दन उसकी हो ही नहीं, और उसी भारी टूटी हुई आवाज में बोला, नाम से मत बुलाओ, यह नाम काम नहीं करते। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग से फिसल गए। मुझे लगा जैसे मैं ड्राइवर की सीट पर नहीं, बल्कि किसी ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां दरवाजे बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ बंद हो रहे हों। मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल हिला तक नहीं। बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे के उस पार कुछ भी साफ नहीं था, जैसे अंधेरा भी जम गया हो। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर सिर्फ हम दो नहीं हैं। यह एहसास आंखों से नहीं आया, ये रीढ़ के भीतर से उठा, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो, इतना पास कि उसकी मौजूदगी शरीर को छू रही हो। सूरज, या जो भी अब उसके अंदर था, धीरे धीरे हंसने लगा। वो हंसी तेज नहीं थी, वो फटी हुई भी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पता हो कि अब देर हो चुकी है। तुम्हें पता है, उसने कहा, रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कुछ रास्ते चलते चलते खुलते हैं और कुछ रास्ते चलते चलते खाते हैं। मैं चिल्लाया, क्या चाहते हो? उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, जो तुमने दिया है वही। उसके शब्द सुनकर मुझे याद आया वो पहली नजर, वो पल जब मेरी आंखें उससे मिली थीं, वो नियम जिसे तोड़ते ही रास्ता खुला था। मुझे अचानक समझ में आने लगा कि वो आकृति सिर्फ सामने खड़ी नहीं थी, वो किसी खाली जगह की तलाश में थी। और सूरज शायद पहले से ही भीतर से थका हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी त्वचा ठंडी नहीं थी, बल्कि अजीब सी सुन्न थी, जैसे छूने पर हाथ को कोई एहसास न लौटे। उसी पल ट्रक के बाहर जोर की आवाज हुई, जैसे किसी ने चारों तरफ से उसे घेर लिया हो।
शीशों पर एक साथ कई उंगलियों के निशान उभर आए, कुछ ऊपर से, कुछ नीचे से, कुछ बिल्कुल मेरे कान के पास। हर निशान के साथ एक धीमी फुसफुसाहट थी। शब्द नहीं थे, बस आवाजें, बहुत सारी आवाजें। सूरज ने अचानक अपना सिर पीछे की तरफ मोड़ा, इतनी जोर से कि मुझे लगा उसकी गर्दन टूट जाएगी। और फिर उसने चीख मारी। लेकिन वो चीख दर्द की नहीं थी, वो किसी और के निकलने की आवाज थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। भैया, उसकी असली आवाज बहुत हल्की सी निकली, जैसे बहुत दूर से। मैं थक गया हूं। मैंने उसका नाम पुकारा, उसे झकझोरा, लेकिन उसी पल वो भारी आवाज फिर लौट आई। अब देर हो चुकी है। ट्रक अपने आप चालू हो गया, बिना चाबी घुमाए। इंजन की आवाज ऐसी थी जैसे वो भी किसी दबाव में चल रहा हो। बाहर का रास्ता बदलने लगा। जो हाईवे होना चाहिए था, वो अब सकरा होता जा रहा था। पेड़ इतने पास आ गए थे कि हेडलाइट्स की रोशनी भी दबने लगी। मुझे समझ में आ गया कि अब ये सफर सड़क पर नहीं, बल्कि किसी और जगह पर चल रहा है। सूरज की सांसें अब नियमित नहीं थीं, कभी तेज, कभी रुक सी जाती। उसकी छाती उठती गिरती, जैसे दो लोग एक ही शरीर को खींच रहे हों। मैंने खुद से कहा कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, अपनी जेब से वो पुराना लाल धागा निकाला जो मेरी माँ ने सालों पहले बांधा था। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैंने उसे सूरज की कलाई पर बांधने की कोशिश की। जैसे ही धागा उसकी त्वचा को छू गया, ट्रक के अंदर जोर का झटका लगा। बाहर चीखें उठी, शीशे पर उंगलियों के निशान बिखर गए। सूरज जोर जोर से कांपने लगा, जैसे किसी ने भीतर से उसे झकझोर दिया हो। मत करो, वो भारी आवाज चिल्लाई। ये जगह उसकी है। लेकिन मैंने धागा कस दिया। सूरज का शरीर एक पल के लिए शांत हुआ। उसकी आंखें मेरी तरफ देखीं, इस बार सच में। भैया, उसने बहुत धीमे से कहा, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो ट्रक मत रुकना। मेरी आंखें भर आईं और उसी पल सब कुछ रुक गया। इंजन बंद, आवाजें गायब, हवा स्थिर। सूरज मेरी गोद में ढह गया। जिंदा था, लेकिन खाली। और उसी खालीपन को देखकर मुझे समझ आ गया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जो रास्ता हमने खोला है वो अब बंद नहीं होगा। क्योंकि कुछ चीजें जब एक बार इंसान के अंदर झांक लेती हैं तो वो बाहर जाने से पहले अपनी जगह बना लेती हैं। उस रात के बाद समय मेरे लिए वैसा कभी नहीं रहा जैसा पहले था। क्योंकि जब सूरज मेरी गोद में ढह गया और ट्रक के अंदर सब कुछ अचानक शांत हो गया, तो सन्नाटे में मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि कुछ शोर ऐसे होते हैं जो आवाज बंद होने के बाद शुरू होते हैं। इंजन बंद था, हेडलाइट्स बुझ चुकी थीं। बाहर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे भीतर एक ऐसी हलचल थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सूरज का नाम पुकारा, एक बार नहीं, कई बार। पहले धीमे, फिर जोर से, फिर लगभग गिड़गिड़ाते हुए। लेकिन उसकी पलकों में कोई हरकत नहीं हुई। उसकी सांसें थीं, लेकिन उनमें वो अपनापन नहीं था जो किसी जिंदा इंसान के भीतर होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर सिर्फ एक खोल बन चुका हो और जो कुछ भी उसे चलाता था वो कहीं गहराई में छुप गया हो। मैंने उसे सीट पर लिटाया, उसके माथे को छुआ और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि उसकी त्वचा अब भी गर्म थी। लेकिन वो गर्माहट इंसानी नहीं लग रही थी। वो ऐसी थी जैसे कोई चीज अंदर बैठकर तापमान को नाप रही हो। मैंने ट्रक से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। दरवाजा खोला तो हवा नहीं चली। बाहर कोई गंध नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, न रात के कीड़ों की, न दूर से आती किसी गाड़ी की। सड़क वहां थी, लेकिन असली नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने उसी जगह की परछाई बिछा दी हो। मैंने पीछे देखा, टायरों के निशान वहां खत्म हो रहे थे, जैसे ट्रक ने वहां आकर
सांस लेना बंद कर दिया हो। मुझे समझ में आ गया कि हम किसी ऐसे हिस्से में आ गए थे जो नक्शे में नहीं होता। तभी मेरे कान के पास बहुत धीमी सी आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर दिल धड़क रहा होता तो सुनाई न देती। अब तुम अकेले नहीं हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार साफ। रास्ता खोलने वाला अकेला नहीं चलता। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद को समझाया कि ये थकान है, डर है, दिमाग का खेल है। लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे, जैसे जमीन मुझे जाने नहीं देना चाहती हो। मैं वापस ट्रक के अंदर आया। सूरज की छाती अब भी उठ गिर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां हिलने लगी थीं, बहुत हल्के से, जैसे कोई नई भाषा सीख रहा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसी पल उसकी आंखें खुल रहीं। वो आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थीं, ना ही पूरी तरह उसकी अपनी। उनमें कुछ ऐसा था जो मुझे देख रहा था पर पहचान नहीं रहा था। उसने होठ हिलाए और बहुत धीमे से बोला, तुमने मुझे बांध दिया। मैंने कांपते हुए कहा, सूरज, मैं हूं वीरेंद्र। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान किसी बच्चे की तरह जिज्ञासु थी, निर्दयी नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। नामों से फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। अब यहां सब रास्ते हैं और रास्तों को शरीर चाहिए। ट्रक के बाहर अचानक हलचल हुई, जैसे बहुत सारे कदम एक साथ जमीन पर पड़े हों। लेकिन आवाज फिर भी ना आई हो। शीशे पर धुंध जमने लगी और उस धुंध में आकृतियां उभरने लगीं। चेहरे नहीं, बस खाली जगहें जहां चेहरे होने चाहिए थे। मुझे समझ में आ गया कि वो वही हैं जिन्हें मैंने उस पहली नजर में देखा था, जो उतरे थे और लौटे नहीं थे। अब वो लौट रहे थे, लेकिन इंसान बनकर नहीं। सूरज ने गहरी सांस ली और अचानक उठकर बैठ गया। उसकी हरकतें अब उसकी नहीं थीं। वो बहुत स्थिर था, बहुत सधा हुआ। डरो मत, उसने कहा। तुम्हारा काम पूरा होने वाला है। क्या काम? मैंने चीख कर पूछा। उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, दरवाजा खुला रखना। तभी ट्रक के पीछे जोर का झटका लगा। एक नहीं, कई। ट्रक हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया हो। हेडलाइट्स अपने आप जल गईं, लेकिन सामने सड़क नहीं थी। सामने वही आकृति थी, पहली वाली, लेकिन अब पास, बहुत पास, और उसके पीछे अनगिनत परछाइयां। वो बोली नहीं, लेकिन उसके आसपास की हवा बोल रही थी। एक चाहिए, एक और चाहिए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, असामान्य रूप से मजबूत। भागोगे तो खाली हाथ जाओगे, उसने कहा। रुकोगे तो रास्ता मिलेगा। और उसी पल मुझे समझ में आ गया, ये सौदा है, हमेशा से। सड़कें बस बहाना है। वो हर उस इंसान को चुनते हैं जो थका हुआ है, जो अकेला है, जो लंबे समय से रास्तों पर है। मैंने आंखें बंद की। मुझे मां का चेहरा याद आया, वो लाल धागा, वो चेतावनी। मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने सूरज को धक्का दिया और ट्रक का दरवाजा खोला। बाहर कूदते ही जमीन मेरे पैरों के नीचे धंस गई, जैसे कीचड़ नहीं बल्कि यादें हों। आवाजें उठी, चीखें, फुसफुसाहटें, हंसी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गोल हो गया, हर दिशा एक जैसी। जब मैंने होश संभाला तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। सूरज सीट पर बैठा था, सिर झुकाए, बिल्कुल पहले जैसा। लोग आए, पुलिस आई, सवाल हुए। मैंने सब बताया, या यूं कहूं, जो बता सकता था वो बताया। किसी ने यकीन नहीं किया। सूरज ठीक था, बस कुछ याद नहीं था। हम दोनों अलग हो गए। नौकरी छूट गई, जिंदगी आगे बढ़ी, या ऐसा दिखा। लेकिन रात को जब मैं सड़क के पास से गुजरता हूं, मुझे वही आवाज सुनाई देती है, दरवाजा खुला है। और कभी कभी शीशे में मुझे सूरज नहीं दिखता, मुझे खुद का चेहरा नहीं दिखता। बस एक खाली जगह दिखती है जो इंतजार कर रही होती है, क्योंकि रास्ता कभी बंद नहीं होता,
बस चलने वाले बदल जाते हैं। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है, तो अब आप वही इंसान नहीं हैं जो वीडियो शुरू करते वक्त थे। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो आपको याद दिलाने आती हैं कि हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते आपको परखने आते हैं, कुछ आपको तोड़ने, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान के भीतर झांक कर तय करते हैं कि अगला कदम कौन उठाएगा। आज आपने जो सुना वो किसी एक रात की घटना नहीं थी। वो उन अनगिनत रातों की परछाई थी जहां लोग थक कर चलते रहे, चुप रहे और ये मान बैठे कि रास्ता वही है जो सामने दिख रहा है। लेकिन अगर इस कहानी ने आपके मन में कहीं भी ये सवाल छोड़ दिया है कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो यही इस कहानी का मकसद था। अंतरिक्ष ज्ञान पर हम डर को मनोरंजन नहीं बनाते, हम उसे चेतावनी की तरह रखते हैं, ताकि अगली बार जब आप अकेले हों, जब सड़क बहुत शांत हो, जब कोई आवाज बिना वजह आपके भीतर गूंजे, तो आप उसे नजरअंदाज न करें। अगर आपको लगा कि यह कहानी आपको भीतर तक छू गई, अगर एक भी पल ऐसा आया जब आपने सांस रोक ली या स्क्रीन से नजर हटाने का मन नहीं हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये कहानी उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें अभी ये चेतावनी सुननी बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी नियम की याद दिलाती है और अगली कहानी शायद और भी करीब होगी, और भी निजी। कमेंट में ये जरूर लिखिए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिमाग में अटक गया, क्योंकि कई बार कहानी में नहीं, सुनने वालों के शब्दों में छुपा होता है। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, अगर कभी लगे कि रास्ता आपको रोक रहा है, तो समझ लीजिए कि सवाल रास्ते का नहीं। मैं हूं एंट्रीक, और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे, उसी अंधेरे में जहां हर कदम की कीमत होती है।